गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष पेपर सिक्स जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशन ऑफ द डिपेंडेंट अर्थात वंचित वर्ग की शिक्षा। मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंट। वंचित का अर्थ, वंचित होने का अर्थ है रहित होना या विहीन होना। यदि हम किसी सुविधा से किसी को विहीन कर देते हैं तो वह वंचित हो जाता है। और हमें प्यास लगी है और हमें पानी चाहिए, भूख लगी है तो हमें भोजन चाहिए। पानी और भोजन से विहीन कर देना ही वंचित कर देना कहलाता है। वंचित होने पर असंतोष होना स्वाभाविक है। वंचित बालक का अर्थ है कि बालक की किसी चीज़ से रहित किया गया है, उसमें इसीलिए कुछ कमी है और इस कमी के कारण उसमें असंतोष व्याप्त है। बालक प्रायः निम्नलिखित प्रकार से वंचित हो सकते हैं। नंबर 1, माता पिता के स्नेह से वंचित होना। नंबर 2, शारीरिक विकलांगता होना। नंबर 3, मानसिक विकलांगता होना। नंबर 4, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित होना। नंबर 5, आर्थिक दृष्टि से वंचित होना। और नंबर 6, सामाजिक दृष्टि से वंचित होना। प्रथम प्रकार अर्थात माता पिता के स्नेह से वंचित होने पर भी यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है और इसका विवरण वर्तमान विचार विमर्श का भाग नहीं बनाया जाएगा। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित वर्ग की आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग के साथ देखने पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वर्ग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वंचित हैं वे सांस्कृतिक दृष्टि से भी वंचित हो जाते हैं। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्तमान विचार विमर्श की परिधि से सामाजिक और आर्थिक वंचन आते हैं और उन पर विचार किया जाएगा। आर्थिक रूप से वंचित वर्ग, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अर्थात भारत में बहुत से बालक ऐसे हैं उनके माता पिता भारत में गरीबी अत्यधिक है। जनता का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे रहता है। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण से भी अपने को कभी कभी असमर्थ पाता है। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। उनके अनेक कारण होते हैं। वे बच्चों से घर के काम लेते हैं। यदि बच्चे खेती पर उनके रोजगार में सहायता ना करें तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यदि वे बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहते हैं तो बच्चों की कापी किताब के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। निर्धनता बहुत बड़ा अभिशाप है। भूखे भजन ना होए गोपाला की ये उक्ति सर्वविदित है। भूखा व्यक्ति कभी कभी अपराध भी कर डालता है और कहा गया है कि भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। एक प्रसंग में कहा गया है कि वासुदेव जरा कष्टकम निर्धनम जीवनम पुत्रशोकम महाकष्टकम कष्टात् कष्टकारी क्षुधा अर्थात हे प्रभु, वृद्धावस्था दुखदायी है, निर्धनता का जीवन दुखदायी है। पुत्र शोक तो महान कष्टकर है किंतु भूख कष्टों से भी अधिक कष्टकारी है। भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था।
मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों, राजा महाराजाओं, जमींदारों द्वारा लूट खसोट और शोषण के परिणाम स्वरूप लोग गरीब होते गए। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी देश को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वे व्यापारी बनकर आए और यहीं की दशा का लाभ उठाकर राज्य करने लगे। दोनों ही रूपों में उन्होंने भारत का शोषण किया। लंबे शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में सामान्य जन दरिद्र होते गए। दरिद्रता किसी एक जाति या वर्ग में सीमित नहीं रही। कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश ब्राह्मण दरिद्र हो गए। क्षत्रियों में भी कुछ राजाओं और जमींदारों को छोड़ दें तो अधिकांश पिछड़ भी गए, पिछड़ी जाति बनते चले गए। सामान्य वैश्यजन भी दाल रोटी मुश्किल से चला पाते थे। निम्न जातियां और भी दलित, शोषित और गरीब होती गईं। कुल मिलाकर ये कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि भारत में आर्थिक दृष्टि से अधिकांश जनता वंचित हो गई। पंचवर्षीय योजनाओं में गरीब उन्मूलन के प्रयास किए गए। गरीब उन्मूलन के नारों की बैसाखी के स्वतंत्र भारत में कई सरकारें सत्तारूढ़ हुईं, किंतु इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही। हमारे शिक्षा आयोगों ने इधर ध्यान दिया था और उनके अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। शिक्षा नीतियों में भी इस ओर ध्यान दिया गया। ये ध्यान सर्वाधिक अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया गया है और 10 वर्ष के इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। संविधान के लागू होने के 50 से 55 वर्ष बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार ने राज्यों और प्राथमिक स्तर तक सभी छात्रों को मुफ्त किताबें देने में निर्देश दिए हैं और कुछ राज्यों ने पूर्णतः और कुछ ने अंशतः लागू किया है। धन की समस्या ने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा में कठिनाई उत्पन्न की है। इस कठिनाई पर विजय पाने के लिए हमने विश्व बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी सहायता प्राप्त की है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा को समाज सेवा का एक आवश्यक अंग समझा जाता है और तब तक इसके आर्थिक पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। छठी पंचवर्षीय योजना काल में ये अनुभव किया गया कि देश के आर्थिक विकास में साक्षर और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नागरिक अधिक योगदान कर सकते हैं। अब तक ये माना जाने लगा कि देश की आर्थिक विकास का एक प्रबल साधन है शिक्षा। अब मनुष्य को आर्थिक ढांचे में और आर्थिक विकास के लिए मानव एक संसाधन है। मानव संसाधन अब मान्य तथ्य हो गया है। शिक्षा में खर्च किया जाने वाला धन सेवा कार्य न होकर एक लागत है। इसमें लगाया गया धन पूंजी निवेश है जिसका प्रतिफल हमें तत्काल न मिलकर कालांतर में मिलता है और ये प्रतिफल प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। अब हम ये आशा कर सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक हम आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा देने में समर्थ हो सकेंगे। हाँ, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि दरिद्रता वह है कि किसी जाति या समूह तक ही सीमित नहीं होती। इसलिए उच्च जाति के लोगों के प्रति हमें ये भाव बदलना होगा कि यदि ये बेदरिद्र और निर्धन हैं तो भी उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे ऊंची जाति के हैं और उनके पूर्वजों ने शोषण किया था। ये ऐसी विचारधारा समाज में भेदभाव, नए शोषण और वैषम्य को जन्म देगी। सोशली डिपेंडेंट सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग। भारत में जाति प्रथा एक अभिशाप है।
और जाति प्रथा का संबंध वर्ण व्यवस्था से उतना ही नहीं समझ पड़ता है जितना प्रायः कहा जाता है। वर्ण तो एक विषय, नियम और सिद्धांत है। त्याग, तपस्या और अध्ययन के प्रति समर्पित जीवन बिताने वाला वर्ण ब्राह्मण का है, जो अत्यंत कठिन है और सबके वंश की बात नहीं है। समाज की रक्षा भी सब नहीं करते। व्यापार में सबकी रुचि नहीं होती। सेवा भाव भी सब में नहीं हो सकता। मानव स्वभाव, प्रकृति और क्षमता के आधार पर समाज में श्रम विभाजन का एक वैज्ञानिक आधार पर आधारित थी हमारी वर्ण व्यवस्था। इसमें अनेकानेक जातियों की कल्पना नहीं की गई थी। उसमें अनेक अस्पृश्यता का भाव भी नहीं था। दुर्भाग्य से भारत में कालांतर में अनेक जातियां हो गईं। इन जातियों ने शूद्र को निम्न जाति का माना और देश में कुछ अन्य भागों में तो उन्हें छूना भी मना कर दिया गया। अस्पृश्यता भारत का एक सामाजिक कलंक है और दुर्भाग्य से भारत में कालांतर में अनेक जातियां हो गईं। इन जातियों में शूद्रों को निम्न जाति का माना जाने लगा और देश के कुछ भागों में तो उन्हें छूना भी मना कर दिया गया। सामाजिक दृष्टि से अनेक जातियां सुख सुविधाओं से वंचित कर दी गईं। इन्हें समाज में रहने, लोगों के साथ उठने बैठने, एक साथ भोजन करने, कुएं से पानी लेने तक को मना कर दिया गया। इन सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया गया। यही दशा सामाजिक वंचना, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की देश की एक फौज खड़ी हो गई। ये वंचित भी सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी निर्बल और वंचित हो गया है। अंतिम पॉइंट हमारा आता है एजुकेशन ऑफ डिप्रेडेड। समाज में वंचित वर्ग के प्रति हमारी उदासीनता इतनी अधिक है कि उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी बहुत से लोगों से अशिक्षा होने के कारण उनके विचारों में रूढ़िवादिता का समावेश है। भारतीय समाज के वर्तमान पतन का एक कारण लड़कियों की शिक्षा से वंचित रखना भी था। जबकि एक तरफ हम सभी स्वतंत्रता का 70वां वर्ष मना रहे हैं और इस युग को हम नारी जागरण युग कहते हैं, किंतु वास्तव में अब तक नारियों की सामाजिक परियोजना की बेड़ियां काटकर हम ऐसे जी रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।